चंबा के हमारे जो लाल चावल हैं वो 100 रुपये तो किसानों के खेत से जा रहे हैं और मार्केट में चंबा मेन मार्केट में ही 200-250 रुपये किलो बिकते हैं। चंबा के मांस बहुत अच्छे रेट पे बिकते हैं। ये जो है वो लोकल किस्म बहुत अच्छी है और लगभग 200-250 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसे चंबा में हर चीज़ हमारी अलग क्वालिटी की है, बढ़िया किस्म की है। तो ये सारी की सारी फसलें, इसमें किसी भी फसल में किसान जाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है, वो अपना इस फसल में जा सकता है और अच्छे पैसे कमाएगा। किसानों को मैं सलाह देता हूँ कि पहले ये देखें कि आपने फसल किस समय किस मार्केट में बेचनी है, उसी हिसाब से अपनी फसल का चयन करें। पहले मार्केट देखें, उसके हिसाब से अपनी फसल की बिजाई करें। ये इंडस्ट्री में भी अप्लाई होती है, एग्रीकल्चर में भी। एक पुरस्कार मिलता है सर, प्रगतिशील किसान। आप आपके रहते तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक जितने भी पुरस्कार मिलते रहे हैं कई जगह, राजनीतिक फट्टा हो या ठप्पा हो उनके ऊपर, तभी उनको मिलता है। उनकी मेहनत नहीं देखी जाती है, तो लोग सोचते हैं इसमें कितनी सच्चाई है सर। आपके शिविर भी आयोजित होते हैं सर, मैंने ये देखा है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से पले बड़े हैं, तो जो शिविर में जाते हैं वो गिने चुने चेहरे होते हैं जो तड़क भड़क रखते हैं, जिनको घूमने का शौक होता है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर खेती बाड़ी करता है उनको मौका नहीं मिलता सर। नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बुबेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज हम कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल किस तरह की योजनाएं कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए संचालित की जा रही है। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाती हैं और उसको किस तरह से नुकसान की भरपाई के तौर पर कृषि विभाग मदद करता है किसानों की, वो भी हम बात करेंगे, ताकि जो किसान है वो पूरी साल मेहनत करता है, उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए और उसकी भरपाई हो सके। वो हम कृषि उपनिदेशक जी से बात करेंगे कि क्या उनका कुछ भला हो सकता है, क्योंकि कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में बहुत सी योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं कि किस तरह की योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब्सिडी पर बहुत सा सामान मिलता है। चूँकि कृषि उपनिदेशक जो वर्तमान में हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान जी हैं, ये अपने स्तर पर तो जागरूक करते रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि धरातल पर जिन्हें ये सामान मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है कि नहीं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सब्सिडी पर बहुत सी आपकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पहले हम शुरुआत में जो चीज़ें देखते थे गांव में कि हमें ये बताया जाता था कृषि विभाग से हमको ये मिला है, कोई टंकी मिली है या पाइप मिली है और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो अभी भी मिलती हैं सर? जी। किसानों के लिए मैं हर समय हर जगह ये बात करता हूँ कि कृषि विभाग में किसानों के लिए सभी चीज़ों पे सभी जो इनपुट हैं, औजार हैं, चाहे बीज है, सभी पे 50% अनुदान दिया जाता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसान को आवश्यकता हो और कृषि विभाग में नहीं मिलती है। हाँ, ये एक चीज़ ये रहती है कि किसान जब उसको आवश्यकता है तो उससे कम से कम 1-1.5 महीना पहले आके कृषि विभाग में अपना नाम लिखवा दे, बता दे कि मुझे ये इस चीज़ की आवश्यकता है। अभी भी हमने पिछले समय में और अभी भी इसकी सप्लाई चल रही है। जैसे स्प्रे पंप की बहुत आवश्यकता रहती है किसानों को, तो स्प्रे पंप हमने अभी बैटरी वाले किसानों को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें जो चार्जिंग है बैटरी की वो सोलर पैनल से होती है और सोलर पैनल से अगर चार्जिंग किसान कर लेते हैं तो उसको उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे तक स्प्रे कर सकते हैं। और अगर उनको ध्यान नहीं रहा कि उसको चार्जिंग करनी है, तो जो पैनल है उसका कोई 1.5-2 किलो के आसपास वजन होता है, तो स्प्रे पंप के ऊपर भी उसको साथ में एक जो लगा के साथ साथ स्प्रे कर सकते हैं और साथ साथ वो चार्जिंग हो जाएगा। इसी प्रकार एक टूल किट अभी विभाग में उपलब्ध है, जिसमें 10-12 किस्म के औजार जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे। उसमें कुदाली, खुरपा, आरी छोटी सी, कैंची, स्केटर, इस टाइप के छोटे छोटे औजार जो उसमें उपलब्ध हैं। तो ये टूल किट है, इसका जो कुल मूल्य है लगभग 3200 रुपये के आसपास है और किसानों को 50% अनुदान पे 1600 रुपये की मिलेगी। इसके साथ ही अनाज को भंडारण करने की टंकियाँ, 2 क्विंटल की और 3 क्विंटल की टंकियाँ। अगर कोई किसान ऐसी जो अनाज को भंडारण करने के लिए समस्या आती है, लोकल कहीं बाहर रखते हैं तो कीड़ा लगता है अनाज को, तो ऐसी अगर टंकियाँ खरीदना चाहते हैं तो वो किसानों को 50% अनुदान पर अभी भी कृषि विभाग में उपलब्ध है। इसके अलावा पानी को कहीं स्रोत से जहाँ पानी उपलब्ध है, नाले में, नदी में, बौड़ी में, तो वहाँ से उस पानी को उठाकर
खेतों तक पहुंचाने के लिए, या कहीं ऊपर कहीं स्रोत है पानी का, तो वहाँ से पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए जो पाइप है आधे इंच की या पौने इंच की पाइप, वो भी हम किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें सर आप अनुदान पर उपलब्ध कराते हैं, तो डिमांड तो काफ़ी रहती होगी सर। हाँ, किसानों की मांग जो है वो चलती रहती है, और हम जो यहाँ पे जो मांग करते हैं कृषि निदेशालय स्तर से, इसके सारे आदेश होते हैं जैसे मैंने कहा, तो इसमें क्या रहता है कि हम हर साल का आंकलन करते हैं कि कितने समय के लिए किस समय किस चीज़ की आवश्यकता रहती है, तो उसी समय पे ये कोशिश की जाती है कि वो चीज़ें मंगवाई जाएं, और लगभग पूरा साल ही किसानों को हम विभाग में ये चीज़ें उपलब्ध करा सकें, उतनी मात्रा में ये चीज़ें मंगवा ली जाती हैं। तो कई बार जब मांग बढ़ जाती है तो कई बार ये थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए कहीं शॉर्ट पड़ जाता है, कभी जो है वो मांग कम हो जाती है किसी वर्ष में, तो थोड़ा सा बच जाता है, पर लगभग इतना रहता है कि पूरा साल ही ये किसानों को किसी विभाग में उपलब्ध हो सके। अच्छा सर, चंबा का जो मौसम है या फसलें हैं वो बारिश पर निर्भर है सर, सिंचाई की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो जब नुकसान होता है तो ऐसा लगता है कि किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि वो साल भर उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो उनकी नुकसान की भरपाई को लेकर क्या प्लान रहता है सर कृषि विभाग का? भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इस योजना से जो किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है वो सारा का सारा नुकसान जो है इस योजना में कवर होता है। अगर कोई सूखा पड़ने से नुकसान हो जाता है, या कोई पानी इकट्ठा हो गया, पानी भर गया कहीं खेतों में, उससे नुकसान हो गया, या भूमि कटाव हो गया उससे नुकसान हो गया, ओले पड़ गए, ऐसे जो प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है वो सारे के सारे नुकसान इस योजना में कवर है। जो दूसरे नुकसान हैं जिसको इंसान रोक सकता है, जैसे कोई आजकल आवारा पशुओं से कोई फसल को नुकसान होता है, जंगली जानवरों से होता है, तो उसको उसको इंसान रोक सकता है, तो ये नुकसान उसमें कवर नहीं होते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा से जो भी नुकसान होते हैं वो इस योजना में कवर हो जाते हैं। तो जैसे पिछली बार गेहूं के फसल में हमने देखा कि बहुत पैदावार में कमी आई है, और जिन किसानों ने इस योजना में अपना पंजीकरण करवाया था और फसल का बीमा करवाया था, उन किसानों के नुकसान की भरपाई होगी। ये जो किसानों को फसल की जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लगभग अक्टूबर नवंबर महीने तक सारा ये आंकलन करने के बाद उनके खाते में ये राशि आ जाएगी। तो इसलिए अभी जब ये नई अब खरीफ की फसल अब लगने वाली है मक्की की, और मक्की की फसल के लिए फसल बीमा की जो अंतिम तिथि है वो है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से पहले अगर किसान अपनी मक्की की फसल का बीमा करवा लेते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में अगर सूखा पड़ता है, या कोई ऐसा कोई भूमि कटाव हो जाता है, कोई मक्की की फसल में कोई पानी भर जाता है किसी वजह कारण से, और वो जो नुकसान अगर होता है तो किसानों को उसकी भरपाई की जाएगी। और मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है किसानों को। किसान अगर 48 रुपये देते हैं तो उनकी 1 बीघा फसल का उसमें बीमा हो जाता है। अच्छा सर, इस बार बारिश भी काफ़ी हुई है तो फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है आंकड़ों के हिसाब से? अभी 2 ढंग से नुकसान चल रहा था। जैसे पहले ये जो हमारे गेहूँ थी इसमें सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने से काफ़ी नुकसान होता रहा, और ये लगभग 2 ढाई 3 महीने जब गेहूँ में दाने पड़ने थे तो उस समय ये नुकसान हो रहा था। जब बारिशें थोड़ी सी बीच में होनी शुरू हुई अंत में, तो तब तक हमने इसका आकलन किया था। जिला चंबा में लगभग 12 करोड़ का नुकसान जो है वो हमारा जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान हुआ था, और जो सब्जियों की फसलें हैं या आलू है इसमें हमारा को लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। उसके बाद जब बारिशें शुरू हो गई तो बारिशों से जो नुकसान था वो लगभग बहुत कम या नेग्लिजिबल टाइप था, इस करके क्योंकि फसल बहुत से क्षेत्रों में कट चुकी थी, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी फसल कटने को बची तो किसानों ने काट ली। हाँ, इन बारिशों का सब्जियों के लिए अवश्य फायदा हुआ, क्योंकि उसमें सब्जियों की बिजाई या रोपाई चल रही थी। जैसे जो आजकल शिमला मिर्च लगती है, बैंगन लगता है, या दूसरी बेल वाली सब्जियां लगती हैं, कद्दू, करेला, घिया, सारी चीज़ें, तो उनकी बिजाई चल रही थी या रोपाई चल रही थी, तो उन फसलों को इन बारिशों का डेफिनेटली लाभ हुआ। अच्छा, जो फ्यूचर में अगर बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन फसलों को होने वाला है? अब आवश्यकता है, जैसे मक्की की फसल अगर लग गई है तो डेफिनेटली कुछ दिन के बाद मक्की को भी इसका पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि चंबा में यहाँ पे मक्की जो मुख्य फसल है। इसके बाद धान, जो हमारा निचला क्षेत्र है भटियात का, वहाँ धान की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो धान की फसल को तो लगातार पानी की व्यवस्था होती है।
और जून के महीने में और इसके बाद हमें मटर की खेती लगानी है। तो मटर की खेती के लिए भी बारिशें ऐसी चाहिए कि बारिश हो जाए, फिर हमें कुछ समय मिले जब हम बिजाई कर सकें इन क्षेत्रों में, और बिजाई के बाद फिर जो नॉर्मल बारिशें वो अगर हो जाएंगी तो इस फसल फिर अच्छी होती है। अच्छा सर, जिले का किसान सर ऐसा क्या करे कि उनकी खेती अच्छी हो और ज़्यादा मेहनत भी ना करने पड़े? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बार बार ये कहते हैं कि जो दूसरे इंडस्ट्री वाले हैं, जब वो कोई चीज़ तैयार करते हैं, उत्पाद तैयार करते हैं, तो अपने रेट के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन किसान जो है उसको मार्केट में जो रेट है वो लेना पड़ता है। किसान अपने बेस पे, अपने जो उसकी मेहनत है उसके हिसाब से रेट फिक्स नहीं कर पाता है। तो इसका जो मुख्य कारण वो ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगाता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट पहले सर्वे करता है कि उस इलाके में किस चीज़ की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता और कब आवश्यकता है। लेकिन हमारा किसान ये सर्वे नहीं कर पाता है। जो किसान ऐसा सर्वे करते हैं वो डेफिनेटली आज मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे अगर टमाटर की जो मांग है वो चंबा में किस में अधिक है, किस में महंगा मिलता है, उसमें वो उसकी बिजाई करें, रुपाई करें तो डेफिनेटली उनको दाम मिलेगा। अब मक्की की बात करें, किसान क्या करते हैं कि सारे के सारे किसान मक्की लगा देते हैं, एक ही समय पे मक्की लगा देते हैं, एक ही समय पे पैदावार निकलती है, तो डेफिनेटली उसमें फिर किसानों को दाम कम मिलेगा। कुछ किसान हैं जो थोड़ा अग्रणी किसान हैं, उन्होंने क्या किया कि एडवांस में मक्की लगा दी, आजकल वो कच्ची भुट्टे के रूप में बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो मक्की में भी मुनाफा कमा रहे हैं। वैसे टमाटर की बात है, जब सीजन पे लगाएंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे सीजन में हमारे जिला जब महीना अंत का होता है, सितंबर का, जब टमाटर मार्केट में महंगा हो जाता है, उसमें उनकी फसल निकलती है। तो किसानों को मैं सलाह देता हूँ कि पहले ये देखें कि आपने फसल किस समय किस मार्केट में बेचनी है, उसी हिसाब से अपनी फसल का चयन करें। ऐसा नहीं कि पहले फसल लगा दें, उसके बाद फिर जब दिल किया तब फसल लगा दी और उसके बाद को मार्केट को ढूंढने जाएंगे। और ऐसे में जब ऐसा करेंगे, मार्केट प्रोड्यूस निकलने के बाद ढूंढने जाएंगे मार्केट, तो डेफिनेटली किसानों को नुकसान होता है। तो ऐसा किसान ना करें, पहले मार्केट देखें, उसके हिसाब से अपनी फसल की बिजाई करें। अच्छा, जिस तरह की डिमांड है उस हिसाब से अगर फसल की बिजाई करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जी जी, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री में भी अप्लाई होती है, एग्रीकल्चर में भी, जहाँ पे भी व्यापार की बात करेंगे ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। अच्छा सर, पहले मैं देखा था कि भी जो युवा थे खेती नहीं करते थे, आजकल का युवा खेती भी कर रहा है। कोरोना काल के दौरान कुछ ऐसे युवा आए हैं जिन्होंने खेती करके बहुत अच्छा माहौल बनाया है, और जो वो किसी और के पास नौकरी करते थे अब उनके पास कई युवा नौकरी करते हैं। हाँ, ऐसा है। जो हमारी कुछ योजनाएं थी, जैसे मुख्यतः जो ऑफ सीजन की मैं बात कर रहा था, जिन किसानों को ये पता चल गया है कि ऑफ सीजन में तैयार करेंगे, किस में बिजाई करेंगे और कौन सी किस्में लगाएंगे, हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, बार बार प्रशिक्षण देते हैं, उनको बताते हैं। तो कई बार किसान जो है वो जो एक रूटीन उसकी बनी होती है, क्योंकि उसको पानी उसमें मिलना है, लेबर कहीं उसकी वो जो है वो फैमिली लेबर है या कोई बाहर से लेबर नहीं है, उसको पता होता कि बाकी समय में नहीं मिलेगी, जब बाकी किसान करेंगे उसी समय जो मैं ये करूँगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन जो बच्चे बाहर से, कहीं बद्दी से या कहीं से जो नौकरियाँ छोड़ के आए, उन्होंने इस चीज़ को समझा, और बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने खेती को इस तरीके से, कमर्शियल तरीके से इसको सोच रख के इसको चलाया, तो डेफिनेटली उन्होंने पैसे कमाए हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं। अच्छा सर, एक पुरस्कार मिलता है सर, प्रगतिशील किसान। अब आपके रहते तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक जितने भी पुरस्कार मिलते रहे हैं कई जगह राजनीतिक फट्टा हो या ठप्पा हो उनके ऊपर, तभी उनको मिलता है, उनकी मेहनत नहीं देखी जाती है, तो लोग सोचते हैं इसमें कितनी सच्चाई है सर? हाँ, ये अगर ऐसा हुआ है तब तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर मेहनत करने वाले किसान को और जो युवा किसान है उसको प्रोत्साहित किया जाए, तब आने वाले लोग जो उसमें मेहनत करते हैं और उनको लगता है कि ये हमारा रोल मॉडल है और हम भी ऐसा बनना चाहेंगे। और अगर किसी अच्छे को रोल मॉडल बनाएंगे तो वो प्रोग्रेस करेंगे, और लेकिन जो राजनीतिक तौर पे ऐसा कोई निर्णय करेंगे तो वो जो बाकी का सारा आने वाला सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ऐसा अब हमारे कृषि विभाग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए पहले ये था कि किसानों को, जो अग्रणी किसान थे, उनको इनाम दिया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। तो उसमें भी एक प्रोसीजर हम रखते थे कि जो फार्म हैं वो भरे जाते थे, उसमें जो क्राइटेरियाज वो लिखे होते थे कि किसान जो प्राकृतिक खेती कितनी करता है, ऑर्गेनिक खेती कितने क्षेत्र में करता है, फल कितने क्षेत्र में लगाए हैं, कौन सी किस्में उसने लगाई हैं, गायें कौन सी रखी हैं उसने। और ये इसलिए उसमें इतना ज़्यादा वो लंबी चौड़ी सूचना उसमें से लेते थे कि इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती थी। और
आजकल के ज़माने में ऐसी गलती लगभग की भी नहीं जा सकती, जानबूझ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हर चीज़ जनता के सामने होती है, इनाम जो वो जनता के सामने दिया जाएगा। और अगर कोई गलत इनाम देता तो डेफिनेटली जो नीचे किसान देख रहे हैं, बाकी जो हज़ारों किसान बैठे होते हैं, उसमें से कोई ना कोई उठ के उसमें जो वो बात उठा सकता है कि आपने ये गलत इनाम दे दिया। तो आज तक लगभग कोई ऐसी कोई समस्या नहीं अच्छा है। सर, आपके शिविर भी आयोजित होते हैं सर, मैंने ये देखा है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से पले बड़े हैं, तो जो शिविर में जाते हैं वो गिने चुने चेहरे होते हैं जो तड़क भड़क रखते हैं, जिनको घूमने का शौक होता है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर खेती बाड़ी करता है उनको मौका नहीं मिलता सर। हमने पिछले समय से जब मैं यहाँ आया हूँ तो शिविर तो हम हर ब्लॉक में और लगभग हर हफ्ते कोई ना कहीं शिविर लग रहा होता है। साथ में किसानों को भ्रमण भी करवाते हैं। पर इसमें एक बहुत ये रहता है कि जो किसान बार बार कृषि विभाग में जाता है, जो बार बार सूचना देने के प्रयास कर रहा है, हमें लगता है कि इस आदमी को ज़्यादा सूचना की आवश्यकता है। जो वहाँ जाके अपना नाम भी बता रहा है कि अगर कहीं जाना तो मुझे सब्जियों की खेती वहाँ कैसे होती है वो मुझे बताया जाए, मुझे ये चीज़ दिखाई जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बार बार विभाग के पास आ रहा है और कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, उसको जानकारी दी जाए ताकि वो उसको अप्लाई भी करे। तो ऐसा प्रयास किया जाता है। किसानों को अगर लगे कहीं कि ऐसा वो जाना चाह रहे हैं कहीं अच्छे क्षेत्र में जहाँ पे सब्जियां होती हैं या पोलियो हाउस के अंदर कोई खेती होती है, या एंटी हेल नेट को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, बाढ़ लगाए हैं सोलर किसानों ने तो उसका फ़ायदा मेरा नहीं मिला, तो ऐसी जो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं और कृषि विभाग से वो संपर्क करें, ताकि जो आने वाला जो भी ऐसा प्रशिक्षण लगना है या जो कोई टूर लगना है बाहर के लिए ऐसे क्षेत्रों के लिए, तो उनका ध्यान रखा जाए, उनको इसका लाभ मिले। अच्छा सर, टाइम्स ऑफ चंबा के माध्यम से आप किसानों को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं सर। किसानों के लिए हमारे जिला चंबा में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो कमर्शियल जिसको बोलते हैं कि कमर्शियल खेती वो बहुत होती है बहुत से क्षेत्र में। यहाँ चंबा के हमारे जो लाल चावल हैं वो बहुत अच्छे रेट पे मिलते हैं, बिक रहे हैं। लगभग 100 रुपये तो किसानों के खेत से जा रहे हैं और मार्केट में चंबा मेन मार्केट में ही 200-250 रुपये किलो बिकते हैं। तो जो किसान नॉर्मल धान लगाते हैं वो उसमें सिर्फ वैरायटी चेंज करनी है, तो उनका नॉर्मल धान का जो बिक्री है वो लगभग नॉर्मल चावल है वो 25-30 रुपये किलो जाता है, वो 100 रुपये जाएगा। तो बाकी जो वहाँ के किसान हैं भटियात के वो उस ओर जाएँ। चंबा के मांस बहुत अच्छे रेट पे बिकते हैं। ये जो है वो लोकल किस्म बहुत अच्छी है और लगभग 200-250 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है। तो जो बाकी किसान हैं जिनको लगता है कि हम पैसे कमाना चाहते हैं और खेती से पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो अपने खेतों में मांस लगा सकते हैं, राजमांस लगाते हैं। चंबा की जो लोकल किस्में अगर वो लगाएं तो डेफिनेटली उनको उसका लाभ मिलेगा। वैसे ही चंबा में मटर की खेती के लिए बेमौसमी खेती तैयार होती है, अभी भी बहुत से किसान लग रहे हैं और किसान भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं और अपने जो आय का साधन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे चंबा में हर चीज़ हमारी बेमौसमी होती है या अलग क्वालिटी की है, बढ़िया किस्म की है। तो ये सारी की सारी फसलें, इसमें किसी भी फसल में किसान जाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है, वो अपना इस फसल में जा सकता है और अच्छे पैसे कमाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृषि उपदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान जी। इन्होंने बड़ी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है। अगली बार हम नई सक्सेस लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।